नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम जैव विकास और लैमार्किज्म के बारे में बात करेंगे या लैमार्कवाद। तो हम उन प्रश्नों का चयन करके लाए हैं जो लैमार्कवाद में अति इम्पोर्टेंट हैं और आपके जैव विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज 2 टॉपिक लेकर चलेंगे, लैमार्कवाद और जैव विकास के छूटे हुए क्वेश्चंस को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है जो बार-बार रिपीट हो रहे थे या पिछली क्लास में हमने उन पे चर्चा कर दिया है और वो बार-बार रिपीट हो रहे थे, उन क्वेश्चनों को बीच से हमने हटा दिया है, क्योंकि बार-बार एक ही क्वेश्चन को डिफाइन करना उचित नहीं लगता है। तो आपने देखा कि जो जैव विकास है, जैव विकास में लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है या विभिन्न प्रकार के जैव विकास के प्रमाण हैं, जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, इवन एमपी का जो एमपी ग्रेड का एग्जाम है या किसी भी स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो एनसीईआरटी बेस हो, उसमें भी जैव विकास है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का टॉपिक। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपका एक शेयर चैनल की ग्रोथ करेगा तो कंटेंट आपको और अच्छा मिलेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा आपको। काम क्या करना पड़ेगा? काम ये करना पड़ेगा कि हमारा इस समय होली का ऑफर चल रहा है 599 का। 599 का होली ऑफर चल रहा है। इस 599 के होली ऑफर को आप ले सकते हैं, जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी इन दोनों का ज्वाइंट बैच है, कॉम्बो बैच है। और अभी हम आपको और एक जानकारी दे दें कि टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम अभी होने की कोई संभावना नहीं है। 3 से 4 माह भी लग सकते हैं, 5 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं। तो आज ही जुड़िए, 599 का बैच लिए। इसके साथ और आपको मिलेगा क्या? तो इसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे, पूरी लाइब्रेरी जिसमें बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इसके अलावा रात में जो हम डिस्कशन कराते हैं वो भी अवेलेबल होगा। ये सब सिर्फ 599 में। यदि आप एलटी प्लस टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं तो इसकी मेंबरशिप केवल 1199 है, जिसमें सारी की सारी थ्योरी क्लासेस और नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन उसमें भी अवेलेबल होगा। यदि आप जीआईसी प्री का लेना चाह रहे हैं तो वो केवल 1099 का है, जिसमें सारी थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब में अवेलेबल होगा। 599 में भी सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। आज ही करें, जल्दी करें, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही जुड़ें और कम से कम एक अच्छे कंपटीटर की तरह आप कंपीट करें किसी भी एग्जाम को। और इससे पहले देखा कि 200 लगभग ऐसे लोग हैं जो यूपी में टीजीटी, पीजीटी एज लेक्चरर, एज सहायक अध्यापक वर्क कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। कई सारे ऐसे मित्र हैं जैसे कि उड़ीसा के एक दो मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, आपके छत्तीसगढ़ में एक दो मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 मित्र ऐसे हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हुए। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं और राजस्थान में भी कई सारे मित्र हैं जो लेक्चरर हुए। तो ये डॉक्टर नोट्स परिवार आप सबकी देन है, आप सबकी वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है। तो आज ही जुड़े। शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम अपना वीडियो हटाए दे रहे हैं जिससे हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके आपके साथ डिस्कशन करने का। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, इफ एलील हैज एडाप्टिव वैल्यू, उसने दिया है। आज हम बात करने वाले हैं जैव विकास के सिद्धांत की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत से जो क्वेश्चन बने हैं। कह रहा इफ ए एलील हैज एडाप्टिव वैल्यू ऑफ 0.55, व्हाट विल बी इट सिलेक्शन कोफिशिएंट। यदि एक एलील का अनुकूली मान 0.55 है तो इसका चयन गुणांक कितना होगा? चयन गुणांक उसने पूछा है कि उसका चयन गुणांक कितना होगा। आप लोग बताएं अगर आपको आ रहा है तो। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका चयन गुणांक के लिए एक फार्मूला होता है। चयन गुणांक यस बराबर, फार्मूला यहां लिखाएंगे, यस बराबर 1 माइनस डब्लू। ये फार्मूला होता है, यस इज इक्वल टू 1 माइनस डब्लू होता है। अब इसमें अनुकूली मान हमारा क्या है? डब्लू। अनुकूली मान कितना है? डब्लू। अनुकूली मान का मतलब क्या है? 0.55। तो यस बराबर क्या होगा? 1 माइनस 0.55। तो अब जब इसको हम घटाएंगे तो यस बराबर आएगा 0.45। तो कितना आ जाएगा? 0.45। तो हम ऑप्शन ए को बिल्कुल सही कर देंगे। किसको सही करेंगे?
ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? तो हरदम क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे पाई जाती है, तो हरदम स्मॉल पॉपुलेशन पे पाई जाती है। रट के रखना, ये आपको हर एग्जाम में जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन आता है। और कल हमने इस क्वेश्चन को लेके आपसे चर्चा की थी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो क्वेश्चन आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हरदम स्मॉल पॉपुलेशन या छोटी पॉपुलेशन पे या छोटी जनसंख्या पे ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। संकल्पना किसने दी? वो वैज्ञानिक कौन था जिसने ये संकल्पना दी? तो वो थे स्वेल राइट जो थे, सिविल राइट जो थे, इन्होंने प्राय जेनेटिक ड्रिफ्ट संकल्पना दी। रट लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कहेंगे कि सर 20 के क्वेश्चन क्यों हटा दिए? तो मित्र इसलिए हटाए कि ये क्वेश्चन इससे पहले बार बार रिपीट हुए, कहीं टीजीटी में आया है, कहीं पीजीटी में आया है, कहीं किसी एग्जाम में आता है, कहीं किसी एग्जाम में आया है, तो इतनी बार आया है कि हमें उसको हटाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। recapitulation theory was propounded by। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग 20 बार पूछा गया है। ध्यान रखना, कितनी बार पूछा गया है? 20 बार। इसमें से 6-7 बार हमने लिया, बकाया हटाया, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार कहीं टीजीटी में पूछा है, कहीं पीजीटी में पूछा है, कहीं यूपीपीसीएस प्री में पूछा है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है, बार बार क्वेश्चन हमें दिखा, तो उसको हमें हटाना पड़ा। एक ही दो क्वेश्चन है। recapitulation theories was propounded by पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो हम 47 का आंसर क्या करेंगे? तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसे बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायोजेनेटिक लॉ के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अर्नेस्ट हाक्कल ने पहली बार दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हाक्कल ने पहली बार दिया था। तो ये हैकेल रहे जिन्होंने पहली बार दिया था। डार्विन ने क्या दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था। लैमार्क ने क्या दिया था? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग की या उपार्जित लक्षणों की वंशागति दी थी। क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की, लक्षणों लक्षणों की वंशागति दिया था, वंशागति दिया था। एमिल फिशर किससे संबंधित है? अगर एमिल फिशर को लेके चलेंगे तो लॉक की सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? लॉक की सिद्धांत दिया था, इंजाइम में पढ़ेंगे लॉक, एमिल फिशर को। चलिए, ऑन्टोजिनी रिकैप्टुल, देखिए ऑन, ये एक वर्ड एक अलग आया, ऑन्टोजिनी। तो हम आपको बता दें, ऑन्टोजिनी रिकैप्टुलेशन फाइलोजिनी सिद्धांत बोलते हैं। पूरा नाम है ऑन्टोजिनी रिकैप्टुलेशन फाइलोजिनी थ्योरी बोलते हैं इसको, थ्योरी सिद्धांत। इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो यहाँ ऑन्टोजिनी से पूरा हम बता रहे हैं, ऑन्टोजिनी रिकैप्टुलेशन फाइलोजिनी थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसे बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। किसका संक्षिप्त विवरण है? तो ये अभी हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम बायोजेनेटिक लॉ है। क्या है? बायोजेनेटिक लॉ। हमने कहा था इसके दो नाम है, एक रिकैपिटुलेशन, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेशन फाइलोजेनी थ्योरी, और दूसरा नाम है बायोजेनेटिक लॉ। तो उसने यहाँ क्वेश्चन उसने घुमा दिया कि किसका संक्षिप्त विवरण है, तो भाई बायोजेनेटिक लॉ ही है उसी का। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया, तो उन्होंने कहा था किसी जीन में होने वाले अचानक या जो अचानक परिवर्तन हो जाता है उसे म्यूटेशन बोलते हैं। ए बायोजेनेसिस में कहा गया कि बिना जीवों के जीवों की उत्पत्ति हुई। डार्विनिज्म हमने आपको बताया, डार्विन ने दिया था, बीगल नामक जहाज पे चढ़ के उन्होंने फ्रिंच उनकी प्रसिद्ध है, उनका कई सारे सिद्धांत प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट भी दिया, उनके सिद्धांत में आता है। तो ये सब था, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एनिमल रिपीटिंग एम्ब्रियो स्टेज डियर एंसेस्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड आर द कंसीडर्ड अंदर। मतलब इनका ये कहना था, क्या कहना था? उनका ये कहना था इस सिद्धांत के अनुसार, वही रिकैपिटुलेशन थ्योरी है, कौन सी है यहां से? रिकैप्टू कौन सी था? रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन
थ्योरी ही है, थ्योरी। इनका क्या कहना था कि प्रत्येक जीव, जैसे पहले जब वो भ्रूण बनता है तो फिश की तरह बनता है, फिर वो अब बनता है रेप्टाइल्स की तरह, रेप्टाइल्स के लक्षण आते हैं, फिर बर्ड्स के लक्षण आते हैं, फिर उसमें ह्यूमन के लक्षण आते हैं। अगर ह्यूमन का भ्रूण है तो जब शुरुआत होगी तो फिश की तरह दिखेगा, फिर रेप्टाइल्स की तरह, फिर बर्ड्स की तरह, तब ह्यूमन की तरह। तो यानी प्रत्येक जीव भ्रूणावस्था में, इसका कहना क्या था, प्रत्येक जीव यानी प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स को दोहराता है, या अपने पूर्वजों के लक्षणों को दोहराता है। कि मतलब इससे ये पता चलता है कि फिश पहले बनी, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर बर्ड्स बनी, तब ह्यूमन बना। तो ये सिद्धांत कौन सा था, तो वही बायोजेनेटिक लॉ को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए। Animal repeating embryonic stage of their ancestor during embryonic period are the considered है, जंतु अपने पूर्वजों के भ्रूण की अवस्थाओं का भ्रूण काल के दौरान दोहराते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, तो बायोजेनेटिक लॉ, या यही रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया होता। अगर रिकैपिटुलेशन थ्योरी ना दिया होता तो इसकी जगह बायोजेनेटिक लॉ, तो बायोजेनेटिक लॉ दिया तो वही हम सही करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछा है, एक ही क्वेश्चन के चारों ओर। हैकेल्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, हैकेल का रिकैपिटुलेशन सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इन्होंने भ्रूण के बारे में बताया था, तो इनका सिद्धांत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर आधारित है। देखिए हमने कहा था रिकैपिटुलेशन थ्योरी, कहीं उसको पैर पकड़ा है, कहीं हाथ पकड़ा है, कहीं उंगली पकड़ी है, वो क्वेश्चन को इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है, कहीं कुछ पूछ रहा है, कहीं कुछ पूछ रहा है। ऑप्शन बी सही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हु प्रपोज्ड द रिकैपिटुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी, तो अभी हमने बताया था हैकेल ने दी थी। ये नवोदय में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल बी नॉट प्रमोट कोवेल्युएशन, निम्नलिखित में कौन सा इंटरेक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देता है, प्राय इनमें कौन सा इंटरेक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देता है, तो जो अंतर जातीय प्रतियोगिता होती है ये बढ़ावा नहीं देती है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। म्यूटेलिज्म क्या होता है, म्यूटेलिज्म में मतलब होता है जब दो जीव साथ रहते हैं, ध्यान रखिएगा, दो जीव जब साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे का लाभ लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें म्यूटेलिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, म्यूटेलिज्म के नाम से जानते हैं। पैरासिटिज्म क्या है, एक जीव को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को ना हानि होती है ना लाभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां चूंकि क्या आएगा, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन वाज स्टेटेड बाय, विकास की अपरिवर्तनीयता किसके द्वारा कहा गया, कि विकास एक बार हो जाता तो पुनः वापस नहीं आता है, ये किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वैज्ञानिक ने ये कहा कि एक बार अगर विकास हो जाता है तो पुनः वह वापस नहीं होता है, तो ये डोलो ने कहा था। किसने कहा था, डोलो ने कहा था। तो 53 में क्या सही करेंगे, ए को, डोलो ने ये प्राय कहा था। और ग्लोगर नियम के अनुसार गर्म रक्त वाले जानवर अधिक मिलेनिन वर्णक होता है। जो ग्लोगर थे इन्होंने कहा था कि जो इनका ये कहना था कि गर्म रक्त वाले जानवर में अधिक मिलेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन आल्सो कैन मीन, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है, विकास का अर्थ क्या हो सकता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ रेस, डिजेनरेशन ऑफ रेस, प्रोग्रेसिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रेस। तो ऑप्शन 54 में हम क्या सही करेंगे, तो 54 में सही करेंगे क्या, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद द वेरिएशन, इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाय, स्वतः स्फूर्त जनन के विचार को सर्वप्रथम खंडन किसके द्वारा किया गया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जननवाद के मतलब जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि अगर चोकर पसीने से भीगी हुई शर्ट को चोकर में रखेंगे तो उसमें अपने आप चूहे डेवलप हो जाते हैं। ये
किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा नाम था, मुझे याद भी था, दिमाग में वो मिस कर रहा है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आएगा उसमें ये, आप जब जय विकास पढ़ेंगे तो वहाँ ये आएगा। तो ये प्रायः किसने दिया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज रिफ्यूटेड बाय, किसके द्वारा खंडन किया गया? तो एफ रेड्डी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एफ रेड्डी के द्वारा किया गया। और एफ रेड्डी ने किया क्या था? जार में मांस के टुकड़े रखे थे और उन्होंने मांस को पकाया, फिर मांस को कई सारे जार रखे थे, उसमें उन्होंने मांस के टुकड़े रखे थे पका के, और एक को परचमेंट पेपर से बंद कर दिया, एक को एक कपड़े से बंद कर दिया, एक को खुला रखा। खुला वाले में मक्खियों के अंडे और बच्चे थे, और जो इसमें था उसमें कुछ जीव थे जो कि हवा के साथ आ रहे थे, जो परचमेंट पेपर से, तो उसमें मांस में कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, बिना जीव के दूसरे जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। 55 में ए सही होगा। अब 56 की बात करते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रजाति का जो विविधीकरण है किसका प्रतिनिधित्व करता है, या स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? माइक्रो एवोल्यूशन को, मेगा एवोल्यूशन को, माइक्रो एवोल्यूशन को, या म्यूटेशन को? किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये प्रायः माइक्रो एवोल्यूशन को या सूक्ष्म जय विकास को करता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट मीन्स है या सतत विकास का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फॉर द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंट कन्वर्जन, डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन हम इसका डी ही सही करेंगे। ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन। ये जीआईसी में पूछा गया था आपके 2015 में। द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, विकास, जैव विकास की इकाई क्या होती है? तो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन ये 2010 में पूछा गया है। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, या विकास की इकाई क्या होता है? तो विकास की इकाई हरदम पॉपुलेशन को माना जाता है। किसको माना जाता है? पॉपुलेशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है ये। इसके अलावा 2-3 जगह बार और रिपीट हुआ था तो उसको हटाया है। तो 58 में हम सही क्या करेंगे? ए। पॉपुलेशन को प्रायः जैव विकास की इकाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपाउंडेड बाय, जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जीवन का आधुनिक सिद्धांत ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा दिया गया? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा दिया गया? किताब भी लिखी गई ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये इंग्लैंड ओपेरिन के द्वारा लिखा गया और इंग्लैंड के हाल्डेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि जीवन का पहला रूप पहले से मजबूत गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से हो सकता है, और जिसका सिद्ध करने के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था एक्सपेरिमेंट? जिसमें उन्होंने मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, और इसके अलावा हाइड्रोजन लिया था, और इसके अलावा जल वाटर वेपर लिया था। इतनी चीजें लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? मिलर ने सिद्ध किया था। और ये दिया किसने था? तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइफ जो देने का श्रेय जाता है ओपेरिन को जाता है, हेल्डन और ओपेरिन को। इसको ध्यान में रखिएगा। डार्विन जानते हैं, एच खुराना को जानते हैं, इन्होंने सिंथेसिस किया था टीआरएनए को, एक आर्टिफिशियल टीआरएनए को सिंथेसिस भी किया था, और इसके अलावा इन्होंने लाइगेज एंजाइम भी दिया था। लाइगेज एंजाइम की खोज की थी खुराना ने। फूट इन हॉर्स, घोड़े में पैर हैं। घोड़े में पैर क्या है? मैसोक्सोनिक फूट एलॉन या पैराक्सोनिक फूट एलॉन, अकेले पैराक्सोनिक पैर या अकेले मैसोक्सोनिक पैर? तो ऑप्शन में 60 में हम सही क्या करेंगे? 60 में सही करेंगे सी, बोथ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज
was not used by Stanley and Miller the experiment। हमने गैस के नाम बताए थे, हमने बताया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। चलिए, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है, यही नहीं यूज किया था, इसको नहीं यूज किया था, इसको नहीं यूज किया था, किसको? ऑक्सीजन को। नवोदय में 2014 में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम बात करते हैं लैमार्क भाग की। लैमार्किज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लैमार्क ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वाज यूज्ड बाय लैमार्क टू प्रूव हिज थ्योरी वाज एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्किज्म में जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति से इन्होंने दिया है लैमार्किज्म में। लैमार्क को जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के नाम से जानते हैं। इनका जो लैमार्क थे ये 1744 से 1829 तक काम किया, ये इनका समय था या इनका लाइफ पीरियड था। इनकी जो थ्योरी, लैमार्क थ्योरी पब्लिश हुई थी, ये पूछ सकता है कब पब्लिश हुई थी, लैमार्क की थ्योरी कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1809 में पब्लिश हुई थी। और यही 1809, ध्यान रखिएगा, 1809 डार्विन का बर्थ समय था, समझ रहा हो। लैमार्क ने जब थ्योरी दी तब डार्विन पैदा हुए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनकी बुक भी पूछ देता है कि लैमार्क की बुक का नाम क्या है, तो फिलॉसफी जूलॉजिक्यू था। क्या था? फिलॉसफी जूलॉजिक्यू। क्या था? फिलॉसफी जूलॉजिक्यू इनकी बुक का नाम था। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन्होंने दिया था। लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों में वंशागत के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में किसका क्लासिकल उदाहरण दिया था, तो इन्होंने अभी बिल्कुल टीजीटी में एग्जाम में पूछा गया था, 2021 में आया था क्वेश्चन, तो इन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट जीराफ पर किया था। किस पर किया था? जीराफ पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्क थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज। लैमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्रायः कहलाता है। इनका सिद्धांत क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? तो डार्विन से संबंधित है, डार्विन से संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वर्षागति, ये लैमार्क से संबंधित है। डिसेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन के साथ अवरोहण, कम्युनिटी कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, तो ये किसने दिया था? तो ये हैकेल उसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। डिसेंट विथ चेंज, तो अब हमारा यहाँ जो मेन पूछ रहा है कि लैमार्कवाद से संबंधित कौन है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो लक्षण उपार्जित होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन देखो घुमाया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट ऑफ। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है? देखिए बार बार घुमाकर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये लैमार्क थ्योरी का मुख्य बिंदु है। ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन दिया था। डार्विन ने क्या दिया था? तो डार्विन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए थे डार्विन में, और वो कई सारे सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, आदि आदि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का आधार क्या है? आधार क्या है? तो उत्परिवर्तन, वेरिएशन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बिल्कुल यही उपार्जित लक्षणों की वंशागति ही इनका मुख्य लैमार्किज्म का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो वो दिया था जेबी लैमार्क ने, अभी हमने आपको बताया था। बीजमान ने क्या किया था? बीजमान ने एक साइंटिस्ट थे, तो उनके थ्योरी का इन्होंने, बीजमान ने लैमार्किज्म जो था उसको
सिरे से खारिज किया था। इन्होंने चूहों की कई इन्होंने सॉरी मैं एक बार गलत बता गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म है, कॉन्टिन्यूटी न्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये दिया था वीजमान ने। हमने ह्यूगो डी ब्रीज बता दिया था। कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म प्राय किसने दिया था? तो वीजमान ने दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कई बार चूहों की पूंछ काटी वीजमान ने, और देखा कि जब नया बच्चा आ रहा था तो उसमें पूंछ थी, तो लैमार्क बाद उनके उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। लुईस पास्चर ने क्या किया था? लुईस पास्चर ने पस्ट्यूल दिया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये एलटी में क्वेश्चन बन चुका है। द बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो वही हमने बताया, अंगों का विकास, रिडक्शन ऑफ कमी, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका क्या था? इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी नंबर, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। क्या लगाएंगे? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग अप्रोप्रिएट कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट और सेकेंड को हमें मैच कराना है, तो देख लेते हैं, यहीं से मिला लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? तो डार्विन से संबंधित है। ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे संबंधित है? इनसे संबंधित है। ह्यूगो डी ब्रीज से क्या संबंधित है? म्यूटेशन। लैमार्किन से क्या संबंधित? उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ये आपके मैच हो गए। अब आप यहां से देख के आप यहां सही करेंगे। चलो हम सही करा देते हैं। ए में 4 सही है, ए में 4 सही है, और एक मैच करा दो। बी में कौन सही है? बी में 1 सही है, बी में 1 सही है। सी में 2 सही है, सी में 2। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। हम आशा करते हैं कि यूं ही आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।